हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से लेक्चर में। तो भाई लोग, आज जो हम लोग करने वाले हैं, हर साल यही सवाल, भाई जो आपने सुना सही सुना, हर साल यही सवाल। मैं आज ऐसे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ जहाँ से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 100% वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप चाहे जिस साल का पेपर उठा के देखेंगे, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। और गारंटी है आज इस लेक्चर से आपको 15 क्वेश्चन से प्लस आपको लगभग डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो लगभग 60 नंबर आप यहाँ से फिक्स करके जाओगे। तो चलिए हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करते हैं जहाँ से हर साल गारंटी होती है, फिक्स होता है कि वहाँ से सवाल आता ही आता है। तो आपने सही सुना कि हर साल यही सवाल, और हम लोग देखते हैं कि कौन सा सवाल है जो हर साल रिपीट होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं भैया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में मियोसिस 1 की बात करते हैं। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 के स्टेजेस जो हैं उनकी बात कर लेते हैं भैया। तो उसके स्टेजेस जो होते हैं, उसके आपको 5 स्टेजेस पता होंगे: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लता जरा पानी दे दो, ये उसकी ट्रिक है भैया, ये आप याद रख सकते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसका सीक्वेंस आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। पहले लेप्टोटीन आता है, फिर जाइगोटीन आता है, फिर पैकेटीन आता है, फिर डिप्लोटीन आता है, फिर डाइकाइनेसिस आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया इसके अंदर क्या क्या होता है, जहाँ से डायरेक्ट आपको मैचिंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वो है लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है भैया। लेप्टोटीन के अंदर जो होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं उनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होने लगते हैं भैया। इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है कि इसमें कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होने लगता है। बात करते हैं जाइगोटीन की भैया। तो जाइगोटीन में 3 चीज़ मेनली: सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, बाइवेलेंट एंड टेट्राइड जो होते हैं वो जस्ट विजुअल होते हैं। बात करते हैं सिनेप्सिस क्या होता है भैया। जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में जोड़े बनाने लगते हैं, वो पेयरिंग करने लगते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है, जो कि जाइगोटीन के अंदर होता है। बात करते हैं ये जब मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जो क्रोमोसोम को जोड़ कर रखता है, एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बात करते हैं बाइवेलेंट एंड टेट्राइड। तो ये जस्ट विजुअल होते हैं, अगले स्टेज में ये क्लियरली विजुअल दिखाई देते हैं। बात करते हैं पैकेटीन की। तो पैकेटीन जो आपका पैकेटीन या पैकेटीन जो भी आप पढ़ते हैं, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हर साल भाई रिपीट होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन के अंदर होता है आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। अगर सिस्टर क्रोमेटिड दिया होगा तो गलत हो जाएगा। इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो भैया वो जिस जगह पर जहाँ क्रॉसिंग ओवर करते हैं वहाँ एक नोड्यूल दिखाई देता है, वहाँ एक नोड्यूल गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहा जाता है। इसमें जो होते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है, इसमें लगने वाला एंजाइम जो होता है वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व मतलब हो जाता है। इसमें जो होता है डिप्लोटीन में डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिजॉल्व होने लगता है, घुलने लगता है, पिघलने लगता है। और बात करते हैं काइजमेटा। तो इसमें एक्स शेप काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें क्या होता है, दूर जाने लगते हैं, पर क्रॉसिंग ओवर वाली जो जगह होती है जहाँ से वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वहाँ एक्स शेप एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे काइजमेटा कहा जाता है। बात करते हैं स्पेशल फैक्ट की। कुछ वर्टिब्रेट की उस साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। कुछ वर्टिब्रेट की उस साइड में आप देखेंगे कि डिप्लो स्टेज जो है, डिप्लोटीन स्टेज जो होता है, ये मंथ या ईयर्स तक अरेस्ट रहती है, मतलब 1 महीनों तक रहती है, सालों तक रहती है, रुकी रहती है डिप्लोटीन स्टेज। तो ये किस में होता है? जैसे ह्यूमन फीमेल oogenesis इसका एग्जांपल हो जाता है। बात करते हैं डाइकाइनेसिस की। तो डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है, प्रिपरेशन होता है, मतलब आगे के फेज के लिए। बात करते हैं काइजमेटा की टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइमेटा होता है इसमें। तो काइजमेटा जो होता है बिल्कुल एंड्स मतलब टर्मिनल पर शिफ्ट हो जाता है भैया, और
ख़त्म होने लगता है। ठीक, इसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा होता है, ये ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। बात करते हैं प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन किसकी होती है भैया? मियोटिक स्पिंडल असेंबल होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेकडाउन हो जाता है और ये आगे का प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं भैया, तो नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजी से हम बात करते हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में जो हर साल जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है उसको हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका प्लस प्लस, जहाँ दोनों का फायदा होता है, जिसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। इसका एग्जांपल क्या होता है? लाइकेन जो भैया फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी साइनोबैक्टीरिया के एसोसिएशन से बनता है। माइकोराइजा में फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स फाइनस का एसोसिएशन होता है। फिग ट्री एंड वास्प का एसोसिएशन जो होता है, वास्प को इगलेइन साइट मिल जाती है और फिग का जो है वो पॉलिनेशन हो जाता है, तो कोइवोल्यूशन होता है। तो ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, दोनों का फायदा होता है। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। कॉमेंसलिज्म की बात करते हैं भैया, तो एक का फायदा होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ऑर्किड है ऑन मैंगो ट्री, अगर देखा जाए तो मैंगो के पेड़ पर जो होता है ऑर्किड जो उगता है, एक पौधा जिसे कहा जाता है ऑर्किड, उसमें ऑर्किड को तो फायदा होता है, मैंगो से न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन मैंगो को कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। बात करते हैं व्हेल की बैक पर जो बार्निकल रहता है उसे भी फ़ायदा होता है, लेकिन दोनों का इसमें एक को नुकसान है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक को उसमें से फ़ायदा हो जाता है। जैसे कैटल इरिगेट बर्ड एंड ग्रेजिंग कैटल की बात करें तो भैया, कैटल जब घास हिलाते हैं, जैसे वो कैटल जब घास को हिलाते हैं तो उसके अंदर जो होते हैं क्या पाए जाते हैं? उसके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट छुप के बैठे हुए होते हैं। तो वो जब घास हिलती है तो वो निकल के उड़ने लगते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। तो बर्ड क्या करती है? उनको खा लेती है, तो उससे बर्ड का फ़ायदा हो जाता है। सी एनीमोन की अगर हम बात करें, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश, तो फिश को जो है स्टिंग टेंटेकल से जो है प्रोटेक्शन मिलती है, जो उसके पास पाया जाता है, सी एनीमोन के पास टेंटेकल, तो उसके थ्रू उसे प्रोटेक्शन मिलती है। बात करते हैं पैरासिटिज्म में, एक का फायदा एक का नुकसान। कस्क्यूटा अमर बेल की बात करते हैं भैया, पैरासिटिक प्लांट जो है जो प्लांट पर उगता है। बात करते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ह्यूमंस पर जो होता है लाइस पाया जाता है, हमारे सर में जुआ पाया जाता है, और डॉग के ऊपर टिक्स पाए जाते हैं जो कि इक्टोपैरासाइट होते हैं। ये भी पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, एक का फायदा एक का नुकसान होता है। हम लाइस हमारी खून पीती है। बात करते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म भैया, कुक्कू कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवे को बेचारे को पता भी नहीं चलता है। बात करते हैं प्रेडेशन जो होता है भैया, इसमें भी दोनों का नुकसान होता है। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन दोनों में प्लस माइनस होता है, एक का फायदा एक का नुकसान होता है। बात करें टाइगर और डियर की, तो टाइगर और डियर जो है आपका प्रेडेशन का एग्जाम्पल है, स्पैरो ईटिंग एनी सीड। बात करते हैं पिकल पियर कैक्टस एंड प्रिकली पियर कैक्टस एंड कैक्टस फीडिंग मॉथ। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जब कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए मॉथ लाया गया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो था वो कैक्टस की जो थी वो प्रजातियां बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो उसको फीड करने के लिए, उसकी प्रजातियों को कंट्रोल करने के लिए भैया लाया गया था मॉथ को, कैक्टस फीडिंग मॉथ को डाला गया था, जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम करता है। कंपटीशन की बात करते हैं भैया, दोनों का नुकसान होता है। कंपटीशन में किसी का फायदा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से करोगे तो भैया दोनों लोग का नुकसान होगा। गैलापेगस आइसलैंड में जब एबिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए, कब हुए वो एक्सटिंक्ट? जब वहाँ पे गॉट्स मतलब बकरियों को लाया गया। बकरियाँ, क्योंकि बकरियों की जो चरने की थी, चारा को चरने की ग्रेजिंग एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा थी, तो चारा खत्म हो गया, तो भैया एबिंगडन टॉर्टोइज के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वो मर गए जल्दी जल्दी। बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था वो गॉस ने दिया था। एमेंसेलिज्म की बात करते हैं भैया, तो एमेंसेलिज्म जो है पेनिसिलिन एंड बैक्टीरिया, पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया, पेनिसिलियम मोल्ड केमिकल पेनिसिलिन रिलीज करता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है, पर मोल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करते हैं भैया एक जेनेटिक डिसऑर्डर की, जो तीनों जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो जो भी लाया हूँ जहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनने के चांस है, जिस चैप्टर से भी लाया हूँ वो फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसको आपको लास्ट में रिवाइज करके ही जाना है। बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो एक कैरियोटाइप सिम्टम्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है वो देखते हैं। तो डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं भैया, इसमें ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम हो जाता है, 45 + XX नॉर्मल होता है, तो ये 45 46 हो जाता है, और 45 + XY
वाई, तो ये डबल हो जाते हैं एक्स 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 वाई, तो ये दो मिलकर 47 क्रोमोसोम टोटल ये कर देते हैं। 46 से 45 प्लस एक्स एक्स 47 हो जाता है, 45 दो 47 आपका। बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं भैया, तो शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, बात करते हैं फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, मेंटल रिटार्डेशन। लैंगडन डाउन ने 1886 में इसे डिस्कवर किया था। क्लाइनफेटर सिंड्रोम की बात करें तो भैया मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है। 44 प्लस एक्स एक्स होना चाहिए, मतलब 44 प्लस एक्स वाई मेल में होना चाहिए, मतलब 46 क्रोमोसोम पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, जिससे उसमें फेमिनिन कैरेक्टर आ जाता है। सिम्टम्स ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट पर फेमिनिन कैरेक्टर्स भी दिखाई देते हैं, जैसे उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, गायनोकोमिस्टिया, उनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। एज इंडिविजुअल स्टेराइल बंच होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में भैया जो होते हैं वो एक तरह की फीमेल होती है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जिससे वो पूरी तरह से फीमेल नहीं बन पाती है। बात करें भैया वो 44 प्लस एक्स जीरो टाइप का उसमें वो पाया जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखेंगे। बात करते हैं टोटल 45 क्रोमोसोम इसमें होते हैं टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में टर्न हो जाता है, मतलब एक कम हो जाता है, बाकी दोनों में बढ़ जाता है। यहाँ फीमेल जो होती हैं स्टेराइल होती हैं, ओवेरी रूडिमेंट्री होती हैं, मतलब अनडेवलप्ड होती हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी मिसिंग होते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन के पॉइंट हो गए, 3 क्वेश्चन जो गारंटीड हैं। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उसमें कुछ एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं जो लाइफ सेवर्स होते हैं। यहाँ से हर साल एक मैच दी फॉलोइंग आपको देखने को मिलता है भैया, तो इसके सोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट जो है ये आप बात कर लेते हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे साइक्लोस्पोरिन ए की बात करते हैं भैया, साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है, तो ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या होता है भैया, बैक्टीरिया होता है कि फंजाई होता है, तो यह एक टाइप का फंगस होता है। ये काम क्या करता है भैया, तो साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में पेशेंट में बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, इसलिए इसको दिया जाता है। इसीलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो दिया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस रहे और ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, ठीक। तो ये आपका है, ये अब 2 तरह से 3 तरह से मैचिंग बना सकता है भैया। पहला मैचिंग बना सकता है ये किससे मिलता है, दूसरा मैचिंग ये फंगस है या बैक्टीरिया है, तीसरा मैचिंग ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट उसके फंक्शन से। तो 3 तरह से ये क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें स्टेटिन की, तो स्टेटिन की बात कर लेते हैं भैया। तो स्टेटिन में आपका आ जाता है, स्टेटिन किससे मिलता है, मोनास्कस परप्यूरस से। मोनास्कस परप्यूरस एक टाइप का आपका यीस्ट है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है भैया, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने वाले एंजाइम को कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है भैया स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, या एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। क्लॉट ब्लस्टर करता है भैया मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आता है तो उसकी ब्लड वेसल्स में जो होते हैं ब्लड क्लॉट जम जाते हैं, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे क्लॉट बस्टर कहा जाता है, और ये उसे पिघला देता है, उसे हटा देता है, ठीक। तो नेक्स्ट उनके एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे बात करते हैं हम सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की बात करें तो भैया सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइजर से मिलता है, जो कि एक प्रकार का आपका फंगस होता है, ये डायरेक्ट मैचिंग बनता है। बात करते हैं एस्टिक एसिड, जिसे सिरका कहा जाता है, जो कि एस्टोबैक्टर एसिटाई से मिलता है, यह भी एक बैक्टीरिया है। बात करते हैं ब्यूटारिक एसिड, तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से मिलता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड मिलता है लैक्टोबैसिलस से, जो कि आपका एक बैक्टीरिया है, जो कि आपके दही में पाया जाता है, ठीक। तो दूध से दही बनाने में ये मदद करते हैं। बात करते हैं थोड़ी सी और एक चीज़ों की, तो कॉमर्शियल एंजाइम जो उनके यूज होते हैं, तो बात करते हैं एनसीईआरटी में जो दिया गया इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होने वाला लाइपेज की बात कर लेते हैं। इनका यूज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में किया जाता है, लाइपेज का दाग धब्बों को हटाने के लिए, ऑयल स्टेन तेल के दाग में हटाने में मदद करता है। पेक्टिनेज प्रोटीएज की बात करते हैं, तो भैया पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज जो होते हैं मार्केट से मिलने वाले जो बॉटल फ्रूट जूस होते हैं, वो बिल्कुल साफ और क्लियरिफाई करने के लिए ये एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन आपके फिक्स होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पीडीएफ खोलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, जहाँ से हर साल कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो भैया इसमें जैसे नॉन कार्डेट्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हर साल मिनिमम एक मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन वहाँ से बनाता ही बनाता है। तो
वहाँ से अगर हम देखते हैं तो नॉन कार्डेट्स जो है, नॉन कार्डेट फाइला के यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर्स, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। बात करते हैं पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा जो होता है भैया, पोरीफेरा में जो होता है उसके कुछ यूनिक फीचर, स्पेशल सेल्स की बात करेंगे, और एनसीईआरटी का की कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एनसीईआरटी की लाइन उनके बारे में क्या कहती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो पोरीफेरा का यूनिक फीचर जो है भैया, इनमें कॉलर सेल्स पाया जाता है जिसे कोइनोसाइट्स कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, इसमें एक स्पेशल फीचर क्या होता है भैया, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जहां पानी जो होता है वो ऑस्टिया से एंटर करके स्पॉन्गोसील में जाता है और ऑस्कुलम से बाहर आता है। तो ऑस्कुलम से एग्जिट करता है, ऑस्टिया से एंटर करता है, स्पॉन्गोसील के अंदर जाता है, ठीक। बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। इसमें जो है भैया नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जो कि एनकोरेज प्रोवाइड करते हैं डिफेंस में, और प्रे को कैप्चर करने के लिए मदद करते हैं। इसमें मेटाजेनेसिस होती है। ओवेलिया में जो होता है पॉलिप और मेडूसा का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जैसे पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप, कौन सेक्सुअली बनता है कौन एसेक्सुअली बनता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक। बात करते हैं टीनोफोरा की। तो टीनोफोरा जो है भैया, इसमें कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। तो कॉम्ब प्लेट्स जो होते हैं इन्हें बायोल्यूमिनेसेंस भी कहा जाता है। इसमें 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्ब पाए जाते हैं। कॉम्ब प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। बॉडी इनकी जो होती है लाइट इमिट करती है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थीज जो होते हैं इसमें फ्लेम सेल पाया जाता है। डार्सो वेंट्रली फ्लैट एंड बॉडी होती है, फ्लैटवर्म्स कहा जाता है इन्हें। फ्लेम सेल्स जो होती हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम आती हैं। बात करते हैं एस्केलेंथीज की। तो एस्केलेंथीज में भैया स्यूडोसिलोम एंड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। बॉडी कैविटी जो होती है वो ट्रू नहीं होती है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होती है, जिसमें वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होता है। बात करते हैं एनालिडा की। तो एनालिडा में भैया मेटामेरिज्म एंड नेफ्रीडिया ये इसके स्पेशल सेल्स होते हैं। मेटामेरिज्म इसका प्रोसेस जो होता है भैया, बॉडी सेगमेंट जो होती है इसमें कई डिवाइड होती है, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, इन सभी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, ये आप याद रखेंगे। बात करते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। नेफ्रीडिया जो होता है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। पैरापोडिया जो होता है वो नेरिस के अंदर पाया जाता है। नेफ्रीडिया सारे में ये पैरापोडिया नेरिस के अंदर ध्यान रखेंगे, जो कि स्विमिंग में मदद करता है, ठीक। और आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। लार्जेस्ट फाइलम होता है भैया, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए माल्पीजियन ट्यूब्यूल और बैलेंस के लिए स्टेटोसिस्ट होता है। बात करते हैं मोलस्का की। तो मोलस्का में रेडुला फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, जिसमें एक मस्कुलर फूट और विसरल हम्प होता है। माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है, जिसे रेडुला कहते हैं। तो ये आप मोलस्का का फीचर याद रखेंगे। इकाइनोडर्मिटा का फीचर बात करें, इकाइनोडर्मिटा में भैया वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है और पोरीफेरा में आपका वाटर कैनाल सिस्टम था। तो ये कन्फ्यूजन नहीं आपको रखना है, आप क्लियर रखेंगे। बात करते हैं इसमें एंडोस्क्लेटस जो होता है, एंडोस्क्लेटन जो होता है वो कैलकेरियस ऑसिकल का होता है। इनका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर वाटर जो होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जो लोकोमोशन, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है। लार्वा जो होता है बाइलेटरी और एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बात करते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ फाइलम जो है इनके नाम आप याद रखेंगे, जिसे फाइलम सिलेंट्रेटा की हम बात करते हैं, जिसे निडेरिया कहा जाता है। फाइसेलिया को पोर्चुगीज में अफवार कहते हैं। एडम्सिया को सी एनिमोन, पिनेटुला को सी पेन, गार्गोनिया को सी फैन, मेन रेना को ब्रेन कोरल कहते हैं। डायरेक्ट मैचिंग बनने का चांस है। बात करते हैं एस्केलेंथीज एंड एनेलिडा में। तो राउंड वार्म जो होता है वो स्केरिस को कहते हैं। वाउचेरिया को फाइलेरियल वार्म, एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वार्म एंड हिरुडिनेरिया को ब्लड सकिंग लीच। फाइलम मोलस्का में बात करते हैं। पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटेडा, पर्ल ओयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्वाइड, ऑक्टोपर, डेविल फिश, अप्लाइसिया, सी एयर, डेंटेलियम, टस्क सेल, चीटोप्लूरा, काइटोन। बात करते हैं इकाइनोडर्मिटा की। तो इकाइनोडर्मिटा में एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया को सी ककम्बर कहते हैं। ओफ्यूरिया को ब्रिटल स्टार कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट बनने का चांस है। नेक्स्ट पीडीएफ हम देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो
नेक्स्ट हमारा है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो इसमें प्लांट हार्मोन से हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, आपको देखने को मिल जाता है। तो एक वो ये इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन, इसका सारी चीज़ें, कौन कौन सा हार्मोन क्या है। बात कर लेते हैं ऑक्सिन की। तो भैया ऑक्सिन जो होता है, इनका फंक्शन जो है भैया, ये रूट इन स्टेम कटिंग, भैया जब स्टेम को कट किया जाता है तो उसमें रूट इनिशिएशन का काम करवाता है, रूटिंग कराता है, उसमें नए रूट लाता है। बात करते हैं प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, या पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। सब एनसीईआरटी की कटी हुई लाइन है भैया। एपिकल डोमिनेंस कौन करता है भैया, ये एपिकल डोमिनेंस करता है, लेटरल बड की ग्रोथ को रोकता है। ऑक्सिन जो है वो एपिकल, ए से ऑक्सिन, ए से एपिकल डोमिनेंस करवाता है, लेटरल ग्रोथ को रोक देता है। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, ये जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। कॉमर्शियल यूज इसका भैया अगर देखा जाए तो 2,4-D एक दवा आती है जो आपके धान के खेतों में अक्सर डाली जाती है। बात करते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन, जो डाइकॉट्स बीड खरपतवार को मारने के लिए किया जाता है। ये मोनोकॉट को नहीं मारता है, ये केवल डाइकॉट्स को मारता है, चौड़े पत्तों वालों को मारता है। बात करते हैं मरने के लिए वीडीसाइड के रूप में यूज होता है, मोनोक्लॉट प्लांट को यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। बात करते हैं जिब्रेलिन्स, तो जिसे जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ग्रेप्स के स्टॉक की लेंथ को बढ़ाता है, एप्पल जैसे फ्रूट को इलोंगेट और अच्छी शेप देता है। बोल्टिंग किसमें करवाता है, रोजेट प्लांट, कैबेज, वीट, गोभी हो गया आपका, ये सभी में फ्लावरिंग से ठीक पहले इंटरनोड का इलोंगेशन करवा देता है। बात करें भैया गन्ने के लेवल को, जी से गोभी, जी से गन्ना, इन सभी में जो है ये हेल्प करता है भैया। तो बात करते हैं शुगर कील्ड की ईल्ड को, ये भैया 20 टन पर एकड़ बढ़ा देता है, ये इसमें भी इंटरनोड इलोंगेशन करवा देता है, बढ़ा देता है। बात करते हैं माल्टिंग प्रोसेस, ब्रीवर्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो बात करते हैं साइटोकाइनिन की। तो साइटोकाइनिन जो होता है हेल्प करता है किसमें, एपिकल डोमेन्स को ओवरकम करने में हेल्प करता है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जो लीव्स की सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, एजिंग को डिले करता है, ठीक। बात करते हैं प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स और लेटरल ग्रोथ, इन सभी में हेल्प करता है। बात करते हैं अक्सर जहाँ टिश्यू कल्चर या लेटरल ग्रोथ की बात हो वहाँ साइटोकाइनिन मेन रोल जरूर प्ले करता है, जिससे जियाटिन नेचुरल साइटोकाइनिन है। बात करते हैं इथाइलिन की। तो इथाइलिन केवल गैसियस होता है, केवल गैसियस फॉर्म में होता है, ये फ्रूट राइपनिंग में काम करता है, फल को पकाने में मदद करता है, रिस्पिरेटरी रेट को भी बढ़ाता है, जिससे रिस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक कहते हैं। बात करते हैं ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड बड डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंसी ब्रेकर का भी काम करता है। बात करते हैं इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्रोटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। बात करते हैं नेक्स्ट। तो पोटैटो जो होता है इसमें फीमेल फ्लावर प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन ककम्बर, इंक्रीज यील्ड। अभी ये जस्ट क्वेश्चन 2 दिन पहले आपके यूपी कैटेट में पूछा गया था, डायरेक्ट ये पॉइंट पूछा गया था। बात करते हैं इथोफोन जो होता है, इथोफोन जो होता है ये एक एक्वस सॉल्यूशन है जो ईजिली एब्जॉर्ब होता है और प्लांट के अंदर इथाइलिन स्लोली रिलीज करता है। टमाटोज और एप्पल को जल्दी पकाने में यूज होता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वालनट, इन सभी में इथाइलिन का जो काम होता है, ये सारी चीज़ें ये इथाइलिन करता है। आप बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, जिसे ABA कहा जाता है। स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन अभी आया था। बात करते हैं ये क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस, इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये जो होता है एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड के, तो GA का एंटागोनिस्टिक जो होता है ABA होता है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिब्रेलिन्स का बिल्कुल उल्टा काम करता है, ये जहां GA ग्रोथ को बढ़ाता है वहां ABA जो होता है ये ग्रोथ को रोकने का, सस्पेंड करने का या डॉर्मेंसी में डाल देता है, ठीक, रोक देता है। और क्या करता है, ये प्रमोट करता है सीड डॉर्मेंसी को और स्पीड अप डेवलपमेंट, मैचुरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो डिस्कवरी और उनके साइंटिस्ट की मैचिंग जो बन सकती है, तो बात करते हैं भैया नेक्स्ट ऑक्सिन की खोज किसने की थी, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन में किसमें की थी, कैनेडी ग्रास कोलियोप्टाइल पर काम किए थे ये लोग। FW बेंट ने एविना मतलब ओट, एविना सेटाइवा का जो प्लांट था, ओट कोलियोप्टाइल जो था सीडलिंग के कोलियोप्टाइल टिप से आइसोलेट किया था, ठीक।
बात करते हैं जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन की में ई क्यूरोसावा एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने राइस सीडलिंग में बेकेन जिसे फुलिस सीडलिंग डिजीज़ कहा जाता है उसको खोजा, जो एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से हो रहा था। तो इन्होंने उसके बाद डिस्कवर किया। बात करते हैं साइटोकाइनिन की, तो जेफ स्पूग नामक एक साइंटिस्ट थे और उनके कोवर्कर्स ने देखा कि टोबैको स्टेम के कैलस सेल तभी प्रोलिफरेट करते हैं जब ऑक्सिन के साथ काइनेटिन होता है। ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से निकाला गया, ऐड किया जाए, मतलब क्या है कि जब काइनेटिन को ऐड किया जाता है ऑक्सिन को, काइनेटिन क्या होता है भैया, ये ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से निकाला जाता है। ठीक, तो जब ऑक्सिन को ऐड किया गया काइनेटिन के साथ तभी उसमें जो था वो प्रोलिफरेशन देखने को मिला। तो ये देखने को मिला था, एफ स्पूग ने किया। बात करते हैं इथाइलिन की खोज, तो इथाइलिन की खोज जो थी वो कजिन्स ने की थी, मतलब एच कजिन कहा जाता है उनको, एच कजिन कहा जाता है भैया। तो बात करते हैं एच कजिन ने कंफर्म किया कि राइप ऑरेंज एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकालता है, मतलब पका हुआ संतरा जो होता है एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करता है जो पास में रखे अनराइप्ड बनाना को जल्दी पका देता है भैया। वो एक गैस निकलती है, इथाइलिन गैस निकलती है जिससे वो पक जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पीडीएफ हम देखते हैं, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपका पक्का है। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर की, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपका क्वेश्चन हर साल आता है, एक ना एक पॉइंट वहाँ से बन ही जाता है। तो सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो भैया आपका एंडो न्यूक्लियस, जिसे हिंड-2 था, जो हिंड-2 था इसका काम जो है ये डीएनए के सीक्वेंस के 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस पर निर्भर करता है। ये 6 बेस पेयर आप याद रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में 9 बेस पेयर आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, नामकरण की, तो इकोवार्वन का एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो इसका जो ई वर्ड है भैया, ई लेटर जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जिससे एस्केरेसिया से रिलेट करता है। बात करते हैं CO जो कि स्पीशीज बताता है, कोलाई, एस्केरेसिया कोलाई, ई कोलाई का आपने नाम सुना होगा। बात करते हैं R, तो R जो है ये स्ट्रेन बताता है, RY30 स्ट्रेन, ये जो रोमन है इको R1, रोमन नंबर 1 जो है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को दिखाता है कि सबसे पहले आइसोलेट किया गया। ठीक, बात करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है भैया, ये एंजाइम डीएनए के उस सीक्वेंस को पहचानते हैं जो दोनों स्टैंड पर 5 से 3 डायरेक्शन में सेम पढ़ा जाता है। जैसे आप 5 से 3 डायरेक्शन में मलयालम को दोनों तरफ से आप पढ़ते हैं तो आपका दोनों ही तरफ से सेम आता है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इको R1 का सीक्वेंस अगर देखा जाए भैया तो 5 to 3 यहाँ पे देख रहे हैं, GAATTC, और इधर से आप 5 to 3 पढ़ेंगे तो भी GAATTC, मतलब आप इधर से 5 to 3 पढ़ रहे हैं, आप इधर से 5 to 3 पढ़ रहे हैं, GAATTC। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या है, दोनों का सीक्वेंस जो है दोनों तरफ से पढ़ने में नाम सेम ही मिलता है। बात करें स्टिकी इंड्स एंड ब्लंट इंड की, तो स्टिकी इंड्स और ब्लंट इंड क्या होते हैं भैया, इको R1 जो होता है, इको R1 पैलिंड्रोमिक साइड के सेंटर से थोड़ा दूर काटता है भैया। इको R1 जो होता है वो पैलिंड्रोमिक साइड जो होता है उसके सेंटर से थोड़ा दूर काटता है, जिससे सिंगल स्टैंडर्ड डैंगलिंग टर्मिनल्स बन जाते हैं, और क्या होता है उन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं, जो एक दूसरे से चिपकने के लायक होते हैं। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम को जुड़ने में मदद करता है। तो आपको भी पता होगा एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है, तो एक स्पेसिफिक साइड पर काटता है, एक मान के चलिए आपका सेंटर पे काट देता है या बाहर के तरफ काट देता है, एक्सोन्यूक्लियस बाहर काटता है, वो बीच से काटता है, तो दोनों होता है। ठीक, बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट को कट करने के बाद उन्हें साइज के बेसिस पर अलग करने की टेक्निक से को ही हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन आता है एक ना एक। तो बात करते हैं क्या होता है, तो इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं। डीएनए
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो सॉरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो इसमें बात करते हैं मिक्सर मैट्रिक्स जो यूज होता है, मैट्रिक्स क्या यूज होता है, एग्रोस जेल का यूज़ किया जाता है भैया। तो एग्रोस जेल जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है, ठीक। तो ये नेचुरल पॉलीमर होता है जिसे सीवीड से मतलब समुद्री घास से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। इसमें सीविंग इफेक्ट मतलब चलनी जैसा काम इसका होता है। ये सीविंग इफेक्ट का काम करता है, चलनी जैसा काम करता है, ठीक। बात करते हैं चार्ज एंड मूवमेंट। इसमें आप भैया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिक बेसिस पर ही काम होता है, इसमें चार्ज और मूवमेंट होता है। बात करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं भैया, आपको भी पता है डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, वहाँ जो हिस्टोन ऑक्टामर आपका होता है वो पॉजिटिवली चार्ज मिलता है, ठीक। बात करते हैं निगेटिवली चार्ज जो होता है जे इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो आपका निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो भैया डीएनए निगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं साइज प्रिंसिपल की। तो सीविंग इफेक्ट की वजह से जो फ्रेगमेंट जितना छोटा होगा वो उतना ही आगे एनोड के पास जाता है, स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फर्दर। तो बात करते हैं, आप डायग्राम इस चीज़ की देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो विजुअलाइजेशन उसका देखना कैसे हमें दिखाई देता है। तो बात करते हैं डीएनए को नॉर्मल लाइट में नहीं देख सकते हम, पहले उसे इथेरियम ब्रोमाइड ETBR से हम स्टेन करते हैं, फिर यूवी लाइट के अंदर देखते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बैंड कलर की। तो बैंड कलर जो होती है यूवी लाइट में स्टेन किया हुआ डीएनए ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड बनाता है, उसी के रूप में दिखाई देता है। एनटीए इज येलो रेड, ये लिखकर गलत ऑप्शन बना सकता है, मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। येलो रेड अगर दे देगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ऑरेंज ब्राइट कलर का होता है, ठीक, ब्राइट ऑरेंज कलर। इल्यूशन क्या होता है भैया, एग्रोस जेल के पीसेस उन सेपरेटेड डीएनए बैंड्स को काट कर निकालने की प्रोसेस को ही इल्यूशन कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने की। एक क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 की बात कर लेते हैं जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है भाई। तो इसमें जो ORI होता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। यह टारगेट डीएनए के कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा कॉपी चाहिए तो हाई कॉपी नंबर वाले ORI वेक्टर को चूज करना होगा। बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की। तो सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में पहचान करने के लिए यूज होता है। PBR 320 में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, एक MPAR जिसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एक TETR जिसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट की। तो रेस्ट्रिक्शन साइट जो होता है ये काटने की जगह होता है। TETR के अंदर 3 साइट पाई जाती हैं, दो साइड पाई जाती हैं, एक BAM-H1 एक SEL1। T से TETR, B से BAM-H1, S से SEL1, TBS ऐसे मैं याद किया हूँ, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बात करें MPAR के अंदर कौन कौन सी साइट होती है, तो MPAR के अंदर PRU1 एक आपका होता है, PST1, तो ये दोनों आपका होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें तो EcoR1, CLE1, HIND3 ये साइट ORI के ऊपर के तरफ होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम से आप क्लियर होगा, ये थ्योरी मैं बता दे रहा हूँ पर आप एक बार डायग्राम भी देख लीजिएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, और इसका भी जो PBR 320 का भी दिया गया है, 322 का दिया गया है। रोप जीन जो होता है भैया, रोप जीन जो होता है ये उन प्रोटीन्स के लिए कोड करता है जो प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनके पास PBU2 की रेस्ट्रिक्शन साइड होती है। बात करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, अगर हम अपना फॉरेन डीएनए BAM-H1 साइट पर जोड़ें तो TETR जीन इनएक्टिव हो जाएगा। इस वजह से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पर ग्रो नहीं कर पाएगा पर एम्पिसिलिन पर करेगा। इसे रिकॉम्बिनेंट की पहचान हो जाती है, ठीक। तो ये बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, ठीक। आप डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भैया नेक्स्ट पॉइंट हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम कैपेसिटीज़ और उनके फार्मूले को देखेंगे। तो बात करते हैं भैया जैसे टाइडल वॉल्यूम, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है।
इसका डिफिनीशन फार्मूला क्या होता है तो बात करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में जितनी एयर हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, जो हमेशा लेते हैं अंदर और निकालते हैं, वो जो होता है टाइडल वॉल्यूम होता है। अगर एक हेल्दी मैन के अंदर देखा जाए तो 6000 से 8000 ml पर मिनट ब्रीद करता है वो। तो ये पर मिनट ब्रीदिंग का वॉल्यूम होता है। बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 2500 से 3000 ml होता है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्स लगाकर हम जितनी एक्स्ट्रा एयर अंदर ले जा सकते हैं उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। गला बैठ गया, सॉरी। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है भैया 1000 से 1100 ml होता है। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम फोर्स लगाकर जितनी सांस और बाहर निकाल सकते हैं उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं भैया तो 1100 से 1200 ml होता है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में बची हुई एयर जो होती है वो हम रेजिडुअल वॉल्यूम उसे हम कहते हैं। इसे स्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक। नॉर्मल हम बात करते हैं तो ये जो होता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो लंग्स को कोलैप्स होने से भी बच जाता है। तो बात करते हैं जो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम हो गया। तो कैपेसिटी जो होती है फार्मूला बेस्ड इस पर क्वेश्चन बनता है, जिससे बात करते हैं तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आ जाता है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब टोटल इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब टोटल एयर हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम और ERB आ जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आपका FRC इक्वल टू ERB प्लस RB हो जाता है। बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी, तो ये जो हो जाता है आपका वाइटल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, IRB हो जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी में भैया लगभग आपका सब कुछ आ जाता है, RB, ERB, टाइडल, IRB और TLC भी हो सकता है, क्योंकि TLC बराबर VC और RB होता है, ठीक। तो सारी चीज़ें इसमें आपके इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका सिग्मॉइड कर्व होता है वो आप जरूर याद रखेंगे। वो ग्राफ राइट शिफ्ट होने का कंडीशन क्या है, लेफ्ट शिफ्ट होने की कंडीशन क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं एल्वियोलाई के पास जो कंडीशन कुछ ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए मदद करता है। तो वो मदद करता है क्या, जब PO2 हाई होगी। जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, जब CO2 कम होगा भैया तभी तो वो बाइंड करेगा, CO2 ज़्यादा होगा तो CO2 जाके बाइंड कर लेगा। बात करते हैं जब लो आयन कंसंट्रेशन हो, मतलब pH लेवल जो होगा, एसिडिक लेवल उसका कम होगा, हाई pH होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका pH उतना ज़्यादा होगा और उसका एसिडिक लेवल उतना ही कम होगा, ठीक। तो जितने एसिडिक लेवल जितना कम होगा उतना ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ही pH ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा, मतलब pH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना कम होगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मतलब लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब होगा तो आपका एसिडिक लेवल जो pH होगा, एसिडिक लेवल आपका कम होगा और pH या फिर हाई होगा। तो लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर जो है भैया कम तापमान, जैसे कम से कम टेम्परेचर पर भी ये बाइंड, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू में ऑक्सीजन डिसोसिएशन राइट शिफ्ट कब होती है भैया, तो जब लो PO2 होता है। राइट शिफ्ट कब होती है, राइट शिफ्ट जो होता है तब वो डिसोसिएशन नहीं होता, एसोसिएशन नहीं होता, मतलब तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता है, उसका ब्रेकडाउन होने लगता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होने लगता है, डिसोसिएशन होने लगता है। तो ये बात करते हैं कब होता है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है भैया, CO2 का लेवल हाई हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन आयन हो जाता है, मतलब pH जो है वो कम हो जाता है, pH जो है वो कम हो जाता है और एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है, बेसिसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। और नोट, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है नॉर्मल कंडीशन में टिश्यू के लगभग 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करती है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2। तो CO2 हमारी बॉडी में 3 मेजर फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। इसकी परसेंटेज की जो
वो है वो देख लेते हैं रेशियो। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, डिजॉल्व थ्रू प्लाज्मा, तो 3 फॉर्म में होती है। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है भैया। सबसे बड़ा शेयर जो होता है आरबीसी में एक एंजाइम होता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं, और ये प्लाज्मा में बहुत कम होता है। इस प्रोसेस को फास्ट करवाता है, ठीक, जो कि बाइकार्बोनेट बनाने में मदद करता है। बात करते हैं कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, तो इससे 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के एमीन ग्रुप से बाइंड कर लेता है, और यह बाइंडिंग PCO2 पर डिपेंड करता है। जब CO2 का कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है तब। बात करते हैं डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में 7% डिजॉल्व होता है, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट याद करने वाला है कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एल्वियोलाई के लगभग 4 ml CO2 डिलीवर करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये भैया 4 ml CO2 को डिलीवर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके फिक्स लगते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं अगला। तो अब हम ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज़ की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भैया जो कुछ डिजीज़ हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जैसे टाइफाइड का जो पैथोजन होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। ये भी आप याद रखेंगे। 2 टाइप का मैचिंग बनता है, एक टाइफाइड कौन काज करता है, साल्मोनेला टाइफी, या फिर टाइफाइड काज करने वाला बैक्टीरिया है कि वायरस है, ये भी मैचिंग बनती है। और तीसरा उसके कैरेक्टर फीचर्स देके डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह देके पूछ सकता है। तो इसमें बिडॉल टेस्ट होता है भैया। इसमें क्या होता है, सस्टेन हाई डिग्री फीवर होती है, मतलब 39 से 40 डिग्री सेल्सियस की फीवर होती है, जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है भैया। इसमें सीवर केसेस में डायग्नोस्टिक टेस्ट बिडॉल टेस्ट होता है। क्लासिक केस में टाइफाइड मैरी मेलन जो था ये देखने को मिलता है। निमोनिया की बात करें तो भैया निमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एल्वियोलाई गेट जो होता है, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। सीवर केसेस में जो होता है लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं ये ग्रे से ब्लूइश कलर में हो जाते हैं, ग्रे से टर्न इनटू ब्लूइश कलर, ठीक। बात करते हैं मलेरिया की भैया। तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के जो 3 आपके ये हैं फॉर्म याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीनों काज करते हैं भैया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है मोस्ट सीरियस मलेरिया काज करता है, जिसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। रप्चर और आरबीसी रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि हीमोजॉइन कहलाता है, जो हर 3 से 4 दिन में चिल्स और हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फेक्शियस स्टेज और ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स की बात करें तो भैया स्टोर्स इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। बात को नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं अमीबाइसिस की। तो अमीबाइसिस जो होता है भैया एंट अमीबा हिस्टोलिटा द्वारा काज किया जाता है, जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट होता है। बात करते हैं इंसेक्ट में जो होता है इंसेक्ट द लार्ज इंसेक्ट कह रहा हूँ मैं, इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करने का काम करता है भैया। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर, जो होती हैं हाउस फ्लाइज की कैरियर होती है, जो फूड और वाटर कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू इसका जो है फैलाव होता है, इससे ये बीमारी फैलती है। सिम्टम्स जो होते हैं स्टूल्स होता है भैया विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स के साथ। बात करते हैं एस्केरियासिस की। तो एस्केरियासिस जो होता है भैया इसमें जो होता है ये एस्केरिस ये लुम्ब्रिकॉइड से एंड कॉमन राउंडवर्म्स के द्वारा किया जाता है। बात करें इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये भी होता है भैया। इसमें सिम्टम्स जो होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज अलॉन्ग विद फीसेस कंटामिनेट सॉइल वाटर। नेक्स्ट एलिफेंटियासिस एंड फाइलेरियासिस की बात कर लेते हैं। तो वाउचेरिया ब्रोंकोप्टी एंड वाउचेरिया मलाई फाइलेरियल वर्म स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन the organs usually the lymphatic vessels and the lower limbs
जेनाइटेलिया ऑर्गन्स भी डिफॉर्म हो जाते हैं। वेक्टर जो इसमें होती है ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो पाई जाती है। रिंगवॉर्म की बात करते हैं भैया तो इसमें जेनरा जो होता है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोडर्मोफाइटान एपिडर्मोफाइटान होता है। बात करें फंगल इन्फेक्शन, अपीयरेंस जो होता है ड्राई स्केली लेजन्स होते हैं और ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी स्किन नेल्स स्कैल्प कंपाइंड बाय इंटेंस इचिंग हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ड्रग एब्यूज़ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया। तो इसमें हम बात कर लेते हैं भैया। तो ओपियोइड्स की बात करें, ओपियोइड्स जो होते हैं उसमें हीरोइन एंड स्मैक आपका आ जाता है। तो ये जो होता है कहाँ से मिलता है भैया, ये लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट जिसे पपावर सोमनीफेरम कहते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया गया है आपका नाम। बात करते हैं बॉडी रिसेप्टर क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। बात करें इसमें मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या आता है भैया, हीरोइन जो होता है भैया डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसका दूसरा नाम होता है। ये एक डिप्रेजेंट होता है जो कि बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। और मॉर्फिन जो है भैया, मॉर्फिन एक इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर है जो सर्जरी के लिए पेशेंट को दिया जाता है, सर्जरी के दौरान पेशेंट को दिया जाता है। कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो इसमें भैया क्या क्या मैरिजुआना, चरस, गांजा, हशीश ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर स्टॉप्स लीव्स रेजिन ऑफ कैनासिटाइबा से निकाला जाता है। बात करते हैं भैया ये प्रिंसिपली इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर होते हैं जिससे ये इंटरेक्ट करते हैं। बात करते हैं इनका मेन इफेक्ट जो होता है बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है, ये हार्ट और ब्लड वेसल्स पर इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक, तो ये कैनाबिनॉइड्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं कोका एल्कलॉइड्स की। तो कोका एल्कलॉइड्स में जो मिलता है ये एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, नेटिव टू साउथ अमेरिका। बात करते हैं ये किससे इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, ये डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है भैया। it has potent stimulating action on CNS, producing sense euphoria and increased energy. Excessive doses cause hallucinations. नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो हेलुसिनोजेंस क्या आ जाते हैं। हेलुसिनोजेंस जो होते हैं भैया इसमें एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा से मिलते हैं। बात करते हैं भांग धतूरा भैया वही जो पिया जाता है आपके शिवरात्रि पर। तो CNS एंड न्यूरोलॉजिकल पाथवे बात करते हैं कि हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो रियलिटी के परसेप्शन को बदल देती है। लाइजेनिक एसिड डाईएथिलामाइड LSD, ठीक, लाइसरजेनिक एसिड डाईएथिलामाइड LSD भी इसी कैटेगरी में आता है। ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एर्गॉट फंगस, ये एर्गॉट फंगस से एक्सट्रैक्टेड होता है। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनने के चांस है भैया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें जहाँ से कुछ पॉइंट है हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे मेथड की कैटेगरी जो होती है भैया, NCERT एग्जाम्पल्स, नेम्स, मैकेनिज्म, कोर कॉन्सेप्ट, MCQ पॉइंट जो है मेन, इसमें यही सारी चीज़ें देखनी है। तो इसमें जो आता है नॉन मेडिकेटेड IUD लिपिड लूप होता है यूट्रस के अंदर, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करता है, स्पर्म को सीधे निगल जाता है और मतलब फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग IUD। तो कॉपर रिलीजिंग IUD 3 होती हैं आपकी, कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। या क्या करती हैं भैया, कॉपर्स आयंस को रिलीज होते हैं, इनसे जो होते हैं कॉपर आयन रिलीज होते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग IUD। तो प्रोजेस्टासाइड एंड LNG-20 दो आपके होते हैं जो कि यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देते हैं, ये उसके लायक नहीं रह जाता है और सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भैया ओरल पिल्स जो कि नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। जैसे बात करते हैं नॉन स्टेरॉइडल में सहेली आपकी, तो आपकी सहेली जो है भैया वो डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। यह एक वंस ये बिग पिल होता है, हफ्ते में एक बार ली जाती है, जिसमें नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद फ्यू साइड इफेक्ट, इससे बहुत ही कम ही साइड इफेक्ट होते हैं ना के बराबर। बात करते हैं सर्जिकल मेथड में 2 आ जाता है आपका, स्टेरलाइजेशन में आपका 2 हो जाता है, मेल फीमेल में, जैसे मेल में आपका हो जाता है
वैसेक्टॉमी, जिसमें वासा रेक्टा को काट दिया जाता है वैसेक्टॉमी में, और टेबेक्टॉमी में जो होता है आपके फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है। तो बात करते हैं वैसेक्टॉमी में वास्ट डिफरेंस को काटा जाता है, मैंने वासा रेक्टा बोल दिया भाई क्या। तो बात करते हैं इसमें गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं, हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं पर इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। मतलब ये इफ़ेक्टिव तो बहुत होता है भैया, प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती किसी कीमत पर, लेकिन आप अगर दोबारा कभी सोच लें इसको कराने के बाद कि इसको हम फिर से सही आप हो जाएं, आप फिर से फर्टाइल हो जाएं, फिर से आप बच्चा पैदा करने लायक हो जाए, तो ये असंभव है। बात करते हैं ART के बारे में भैया, कुछ यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ART में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे आपका बात करते हैं आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF की बात कर लेते हैं भैया। तो IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है भैया। इसके अंदर जो होता है 3 प्रकार से IVF हो सकता है। एक जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र जिसे जिप्ट कहा जाता है, एक IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, एक ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये आपके IVF के 3 टाइप हो गए। अब तीनों में क्या क्या होता है भैया, ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में क्या होता है, लैब में बना जाइगोट, लैब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जाइगोट बनाया जाता है, या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक को जो होता है, केवल 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को जो है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जाइगोट का ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र अप टू 8 ब्लास्टोमियर में होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं IUT की, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र में अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो गया है, मोर देन 8 हो गया है, तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो जाता है। बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर जिसमें इस सिंगल स्पर्म को, एक ही स्पर्म को उसमें इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली ओवा जो होता है, ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन आपका हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया इन वीवो फर्टिलाइजेशन की। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में आप क्या आ जाते हैं, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कराई जाती है, और इन विट्रो में हमेशा बाहर कराई जाती है, किसी बर्तन में किसी पात्र में कराया जाता है, लैब के अंदर कराया जाता है। इन वीवो में भैया बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें 2 होता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दोनों से आपको पता चलता है कि ये आपका इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि गैमीट को अंदर डाला जा रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी अंदर होगा, और स्पर्म को भी जो भी है, जो चीज़ें अंदर डाली जा रही हैं तो फर्टिलाइजेशन अंदर होगा भैया। वहाँ जाइगोट डाला जा रहा था, जाइगोट ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा था, तो वो बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो बात करते हैं हम गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र की, तो जिसमें फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है पर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है। उसके फैलोपियन ट्यूब में डोनर का ओवा ले लेते हैं, किसी डोनर को ले लेते हैं, भाई फैमिली का हो, बाहर का हो, कोई भी ले लेते हैं, तो उसके हस्बैंड के स्पर्म को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक, तो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भैया, या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में अगर मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट बहुत लो होता है तो उसमें क्या करते हैं भैया, और जिसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हस्बैंड या डोनर, अगर हस्बैंड का है तो ठीक है, अगर हस्बैंड से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो किसी डोनर से ले लेते हैं, और स्पर्म को आर्टिफिशियली फीमेल की वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर कर दिया जाता है, जिसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम थोड़ा ट्रिकली बेस्ड पॉइंट की। तो MTP जो है भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, तो इसमें हम बात करते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक, मतलब 12 हफ्ते, तो 3 महीने की बात कर रहे हैं, 3 महीने तक सेफ माना जाता है। अगर 3 महीने की बात करेंगे तो भैया खतरा होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में यह डेंजरस हो जाता है। बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की। तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को सेल्स का यूज करके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का
यूज किया जाता था। ये इसलिए बनाया गया था डाउन सिंड्रोम के चेक करने के लिए, लेकिन इसका गलत यूज होने लगा। ये इलीगल मिसयूज फीमेल फीटिसाइड के लिए होता है, इसलिए इस पर बैन है। ठीक, ये पहले यूज़ किया जाता था जैसे बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह है, तो उसको पहले से चेक कर लिया जाए और उसे अर्ली स्टेज में आपका जो है उसका इलाज हो सके। लेकिन इसका गलत यूज होने लगा, उसे सेक्स डिफाइन करने लगे, भैया मेल है कि फीमेल है, और फीमेल है तो उसको मार दिया जाता था, फीमेल फीटिसाइड होने लगा, तो इसे बैन कर दिया गया। ठीक, तो ये सारे पॉइंट हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भैया। जैसे बात करते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो सिंगल स्पीसीज की जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन जो होती है इसे ही हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट रावोल्फिया ओमिटोरिया जो है हिमालयन रेंज में उगता है भैया, उसकी एक्टिव केमिकल जो होती है रिजरपाइन की पोटेंसी और कंसंट्रेशन में वेरिएशन मिलती है। राइस की 50,000 वैरायटीज़ पाई जाती हैं, मोर देन 50,000 वैरायटीज़ पाई जाती हैं। मैंगो की 1,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। ये आप डाटा याद रखेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है भैया? स्पीसीज लेवल पर वेरिएशन। एग्जांपल वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसीज की डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से कहीं ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है। बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होता है भैया इकोसिस्टम लेवल पर वेरिएशन। इंडिया में डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, अल्पाइन मीडो की वजह से नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियन देशों से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? तो अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ने दिया था। इनका ग्राफ आप याद रखेंगे। जर्मन, ये कौन थे भैया? तो ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक रीजन के अंदर एक्सप्लोर किया गया एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे हम एक्सप्लोरिंग एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, और पर सिर्फ एक लिमिट तक बढ़ती है। बढ़ती तो जाती है लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है। इसका ग्राफ जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है, जो लॉग स्केल पर स्ट्रेट लाइन बनता है। बात करते हैं यस इक्वल टू सी ए के पावर आपका जेड हो जाता है। तो ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ये इक्वेशन हो जाता है। लॉगरिथम फॉर्म में अगर देखा जाता है तो ये आपका आ जाता है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग जेड लॉग ए आपका हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करें वेयर स्पीसीज यस जो है स्पीसीज रिचनेस ए एरिया। यहाँ पे जो फार्मूला है थोड़ा टाइपिंग में हो नहीं पाया है, तो आप फार्मूला थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह आप एनसीईआरटी से एक बार तुरंत पलट के देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट छपा छपाया मिल सकता है। बात करते हैं सी जो है वाई इंटरसेप्ट, एंड जेड जो है ये स्लोप ऑफ लाइन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट को बताता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भैया तो इसकी जेड वैल्यू के बारे में। तो रीजन स्केल ऑफ स्टडी नॉर्मल स्मॉल एरिया टैक्सोनॉमिक group of region regardless of whether it is plants or Britain or birds in California। तो स्ट्रिक्ट जेड वैल्यू जो है 0.1 से 0.2 तक है। यहाँ एरिया छोटा होता है इसलिए स्लोप पैरेलल या फ्लैटिस आता है। बात करते हैं वेरी लार्ज एरिया लाइक इंटायर कंटिनेंट्स में, तो वेरी लार्ज एरिया के लिए 0.6 से 1.2 होता है। एरिया बहुत होने की वजह से स्लोप बहुत स्टीप या खड़ा हो जाता है। बात करते हैं फ्रूगीवरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिक फॉरेस्ट, तो 1.15 हो जाता है। ये आपका याद रखने वाला वैल्यू है। तो बात करते हैं एक आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो एबिल क्वाड्रेट, तो इसमें जो होता है 4 कारण होते हैं भैया, जहाँ से अभी इस साल भी क्वेश्चन आया था। तो सबसे मेजर कॉजेज जो आपका सबसे पहला मेन आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन। बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो एक्सटेंशन का सबसे मेन कारण जो है एग्जाम्पल जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ प्लेनेट कहा जाता है, जो पहले अर्थ का 14% लैंड कवर करता था, अब सिर्फ 6% बचा है भैया, 8% ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हुआ भैया? सोयाबीन्स की खेती और कैटल ग्रेजिंग के लिए इसे काटा जा रहा है। लार्ज हैबिटेट्स को जब फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है तो मैमल्स और बर्ड बैडली अफेक्ट होते हैं। बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, जब ह्यूमन मतलब नीड टर्न इनटू ग्रीड, मतलब जो
जो ज़रूरत लालच में बदल जाए तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। जब ह्यूमन ग्रीड रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करने लगे तो वो आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। जैसे स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन की इसी वजह से एक्सटेंड हुए। ये आप याद रखेंगे कौन कौन कहाँ से हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये एक मैचिंग यहाँ से भी बनता है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन की बात करते हैं भैया, तो बाहर की स्पीसीज आने से इंडिजीनस लोकल स्पीसीज ख़त्म होने लगे। मतलब जब विदेशी स्पीसीज को डाल दिया गया तो अंदर इंडिया की जो स्पीसीज थी वो नष्ट होने लगी। बाहर जब भाई तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे घर में कोई दूसरा घुस जाएगा तो तुम्हें मार देगा ही। नील पर्च की बात करते हैं तो नील पर्च जो है, नील पर्च को लेक विक्टोरिया मतलब ईस्ट अफ्रीका में डाला गया था, जिसे वहाँ की मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई नील पर्च की वजह से। बात करते हैं इन्वेजिव बीट्स, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, लैंटाना और इकॉर्निया वाटर यासिंथ। इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटल फिश क्लेरियस ग्रेपेनियस, जिससे हमारी रिवर्स की लोकल कैटल फिश को खतरा है, कैटफिश को खतरा है। को एक्सटेंशन की बात करें, जब एक स्पीसीज ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में हो और एक के मरने पर दूसरी भी मर जाती है तो उसे हम को एक्सटेंशन कहते हैं। हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे, ये नहीं है इसका मतलब तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे, तुम्हारी याद में हम भी चले जाएंगे, वो वाली कहानी है। बात करते हैं इसमें एग्जांपल, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म या हॉस्ट फिश और उसके स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के बारे में, जो इन सीटू कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं भैया। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है ऑन साइट होता है, यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में जो है कंजर्व किया जाता है। इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है भैया ये ऑफ साइट होता है, यहाँ पे स्पेशल केयर की जाती है। बात करते हैं पूरे इकोसिस्टम को उनके नेचुरल घर में रखा जाता है, पूरे इकोसिस्टम को उनके नेचुरल इकोसिस्टम में उनके घर में प्रोटेक्ट किया जाता है, वो जहाँ है वहीं पे प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर एक अलग जगह मतलब अलग अच्छे जगह पे, सुरक्षित जगह पे स्पेशल केयर दिया जाता है। तो बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल भैया, जैसे आपका आ गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, शुरू में 25 थे अब 34 हैं, टोटल 34 हैं। हाई एंडेमिज्म के साथ इंडिया में वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालयाज, तो ये सारी चीज़ें हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं इंडिया में 14 हैं, नेशनल पार्क इंडिया में 90 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में 448 हैं। सेक्रेड ग्रुप्स यहाँ पे पवित्र उपवन जो है खासी एंड जयंतिया हिल्स जो कि मेघालय में है, अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा चंदर बस्तर एमपी मध्य प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। जूलॉजिकल पार्क जूस की बात करते हैं तो बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन जहाँ पे गैमीट को लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व किया जाता है। टिश्यू कल्चर एंड सीड बैंक्स एडवांस मेथड, तो ये आपके हो जाते हैं इक्सिटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू इक्सिटू ये सारी चीज़ें कवर हुई। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर भैया मैंने आपको 60 नंबर की चीज़ें करा दी हुई है। 60 मिनट अगर आप दे दोगे तो 60 नंबर की चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। यहाँ से आपको 60-70 नंबर की क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, आप देख के आना। अगर भाई एनटीए है कुछ भी कर सकता है, अगर ये खेला ना, अगर उसी पैटर्न को अपने फॉलो करता रहा तो यहाँ से ज़रूर आपको 60-70 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। बस यही रहे कि पैटर्न उसका अगर ना चेंज हो तो भाई, अब भाई करने को तो कुछ भी कर सकता है, ऐसे कोई गेस नहीं कर सकता है कि पेपर में कल को क्या आ जाए। ठीक, तो बेस्ट ऑफ द लक, कल आपका पेपर है और ये वीडियो आप देख के जा रहे हैं चाहे 2x पे देखिएगा, जैसे भी देखे हैं जो भी है, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा अपना। कोई भी चीज़ है घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक, तो इसी उम्मीद में जाना है और अच्छे से अपने पेपर को करना है, क्योंकि भाई डर के पेपर ख़राब ही होता है, अच्छा तो नहीं होता है। ये चीज़ मैं भी फेस कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में मिलते हैं। तो आपके एक लेक्चर मैं और अभी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उसमें मैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड इन्हीं सभी क्वेश्चंस को क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। वो भी आप 2x पे देख सकते हैं, 15 से 20-30 मिनट के अंदर मैं करा दूंगा 50 क्वेश्चन को, वो भी आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।